एक दिन फप्पू आए और बताया कि हमारी ताया की बेटी बेनिश को तलाक हो गई है। ये सुनकर हम सभी को सदमा हुआ, खासतौर पर भाई शम्स तो सकते में आ गए। बेनिश की शादी को एक हफ्ता ही तो गुजरा था, तभी मलाल के साथ हैरत भी थी। जिस लड़के से शादी हुई थी वो खूबरू खुशहाल था, घराना भी शरीफ था, फिर ऐसा किंकर हो गया। मी ने कुछ देर तो जब्त किया। जब दिल बहुत परेशान हुआ, हिम्मत करके वालिदा से पूछ ही लिया, अम्मी किया मैं फप्पू के हमराह बेनिश के घर चली जाऊं? कोई ज़रूरत नहीं, किया मालूम करने जाओगी? जो मुआमला होगा जल्द या बदीर पता चल ही जाएगा। ये ठीक नहीं हुआ, शम्स भैया बोले, बना ना रह सके। अच्छा ही हुआ हमें रिश्ता नहीं दिया तो खुदा ने उसको भी उजाड़ दिया। बेटे के सवाल के जवाब में अम्मी ने ऐसा बेतका और गलत जवाब दिया कि हम सब दम बखुद रह गए। अल्लाह पाक का काम जोड़े बनाना है, घर उजाड़ना तो इंसान के गलत फैसलों की वजह से है। फप्पू चुप ना रह सकीं। भाभी जान, बड़े भाई साहब ने कब इनकार किया था? आप ही ने जहीज़ की खातिर बनती बात को बगाड़ दिया था, वरना बेनिश तो शम्स की बचपन से मंगेतर थी। हाँ अम्मी, आपको क्या पता, जिस बंधन को लालच में आकर आपने पल भर में तोड़ डाला था, इसका कितना दिख हम दोनों को हवा था। शम्स भाई के मुंह से ये बात बेसाख्ता ऐसे निकल गई कि अम्मा गुस्से से सुर्ख हो गईं और भैया को मुखातब कर कहा, चुप गुस्ताखा, शादी शुदा होकर अपनी मंगेतर का मातम ले बैठा है। बीवी तो पहले ही रोट कर मैके बैठी हुई है, ऊपर से तेरी ये बातें इसके कानों तक पहुंच गईं तो तेरा घर भी उजड़ जाएगा। वो तो उजड़ेगा ही, आपने बेगुनाह बेनिश की बद्दुआएं जो समेटी हैं, जहीज़ के लालच में बड़े घर की बहू बया कर लाई थीं। अब कहाँ है वो जहीज़? सारा सामान उठाकर वो तो पहले दिन अलग हो गई, आपको किया मिला अपने से ज़्यादा हैसियत वालों में बेटा बया के। अम्मा गुस्से से उठकर ये कहती हुई कमरे के अंदर चली गईं कि रहने दे, बड़ा आया ताया की तरफदारी करने वाला। मैंने कह दिया है, खबरदार जो उनके घर गया। अम्मी का ये जुमला अब्बा जान ने सुन लिया जो उसी वक्त घर लौटे थे। आते ही इन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुम ज़रूर ताया अब्बा के घर जाओ और जाकर मालूम करो कि क्यों हमारी बेनिश के साथ ऐसा वाक़या हुआ है। ताया और ताई की दिलजोई करना, अपनी मुँह की बातों पर ना जाना। उन बचारों पर बड़ा हादिसा गुजरा है। तुम्हारे ताया अब्बू मुझसे तो खफा ही मगर तुमसे नहीं, इसलिए तुम और अगर शम्स जाना चाहे तो उसको भी साथ लेकर जाना। अब्बा की हिदायत पर मैं फप्पू के हमराह ताया अब्बा के घर चली गई, मगर वालिदा ने शम्स भाई को ना जाने दिया। इन्होंने कहा भी कि अम्मी जो होना था हो गया। ताया हमारे दुश्मन तो नहीं जो हम उनकी गमगसारी ना करें। अब्बा बोले, बेटा मुँह की बातों पर ना जाओ, उन बेचारों पर बड़ा सानेहा हवा है। जी अब्बा जान, किसी वक्त में भी जाऊंगा, लेकिन उम्मीद है कि ताया अब्बू अब आपसे खफा नहीं होंगे। ताया के घर में कदम रखते ही मुझको एहसास हो गया कि फ़िज़ा सोगवार है और कोई ऐसा वाक़या हो चुका है जिसने उस मकान के हर मकीन के दिल पर चुपकी मुहरें सबत कर दी हैं। मैं सीधी ताई अम्मी के पास चली गई। इन्होंने शफ़क़त से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बैठो बेटी, इतने दिनों के बाद कैसे आना हुआ? तब मैंने डरते डरते उनसे पूछा, किया ये सच है कि इन्होंने बेनिश को मेरी बात पूरी होने से पहले ही बेनिश सामने आ गई और बोली, आप ही मुझसे से पूछे कि क्या हुआ है। फिर वो बताने लगी, मैं जिस रास्ते से कॉलेज जाया करती थी वहाँ एक लड़का मोटर बाइक पर हर रोज़ हमारे पीछे आया करता था। खालिदा मेरी दोस्त का घर रास्ते में पड़ता था, तभी हम दोनों इकट्ठी कॉलेज से निकलती थीं। हमें बहुत गुस्सा आता था जब हम उस लड़के को अपने पीछे आते देखती थीं। मैं बुर्का ओढ़ती थी जबकि खालिदा बग़ैर बुर्का होती थी। इस लड़के का नाम हमें मालूम नहीं था। खालिदा ने इसका लक़ब आवारा गर्द रख दिया था। जब वो पलट कर देखती तो कहती, बेनिश तेज़ चलो, वो कम बख़त फिर आ रहा है। वो आवारा दरअसल खालिदा के पीछे आता था, क्योंकि इसकी तवज्जो मेरी सहेली ही की तरफ रहती थी। वो उसी पर ज़्यादातर फ़िक्र करता था। अगर वो काली चादर ओढ़े होती तो कहता, काले बादलों में चंद छुपा हुआ है। अगर इसके कपड़े सफ़ेद होते तो कहता, हूरों का लिबास पहना हुआ है, कहीं तुम हूर तो नहीं हो। गर्ज़ वो हर तरह से हमें ज़िच करने की कोशिश करता। वो अच्छे किरदार का नहीं था क्योंकि बहुत वाहियात गाने अपनी पॉकेट टेप रिकॉर्ड में लगाए रखता था, मगर हम इस तरह जाहिर करती जैसे हम इसका कोई नोटिस नहीं लेती हैं। एक दिन उसने हद कर दी। मोटरसाइकिल खालिदा के करीब रोककर इसको लिपट कर पेशकश की और जब वो पीछे हटी तो उसके बहुत करीब मोटरसाइकिल लाने लगा। वो घबरा गई और उसके हाथ से किताबें गिर गईं। वो दौड़कर मेरे पीछे छप गई। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने खींचकर चप्पल इस आवारा के सर पर जड़ दी। इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई करता, इधर इधर से लोग जमा होने लगे।
अपनी पिटाई के डर से वो भाग खड़ा हुआ, मगर जाते जाते उसने झपट कर मेरा पर्स छीन लिया और ये जा वो जा। मुझे पर्स का कोई दिख नहीं था क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था। तालिब इल्मी के ज़माने में पर्स में 2-4 रुपए ही होते हैं या पेंसिल वगैरह, अलबत्ता इसमें मेरा शनाख्ती कार्ड था जिस पर मेरा नाम और घर का पता लिखा हुआ था। बस उसी का मुझको धड़का था। इस हादसे के बाद वो दोबारा हमें दिखाई नहीं दिया तो हमने समझ लिया कि वो डर गया है, अब हमको तंग करने ना आएगा। फाइनल ईयर के पेपर ख़त्म हुए तो मैं घर बैठ गई। इन दिनों यूं भी शम्स से रिश्ता टूट जाने पर मगमूम रहने लगी थी और ख़ुद से ला ताल्लुक़ सी हो गई थी। रिश्ते आते थे मगर मैं उनमें दिलचस्पी ना लेती थी। अम्मू कुछ बताने की कोशिश करती तो चिढ़कर कह देती कि जहाँ मर्जी बया दी, मुझसे क्यों पूछती हैं। उन्हीं दिनों मेरे लिए एक रिश्ता आया, सुना कि बड़े अमीर लोग हैं, लड़का भी तालीम याफ्ता है। अम्मू ने हाँ कर दी। इन्होंने जल्द शादी की तारीफ मांग ली। अब्बा ने बहुत रोका कि खैर लोग हैं, जल्द शादी गलत होती है, मगर वालिदा मजबूर थीं क्योंकि ये लोग जहीज़ नहीं ले रहे थे। सिर्फ लड़की को बहू के तौर पर रुखसत करके घर ले जाना चाह रहे थे और अभी तो आपा भी बैठी थीं। उनका रिश्ता नहीं हो रहा था। अम्मी ने सोचा एक बेटी का फ़र्ज़ अदा हो रहा है और अच्छे खुशहाल घराना है, अमीर लोग हैं, उनके तौसत से बड़ी लड़की का रिश्ता भी किसी अच्छे घर में हो जाएगा। एक दिन मैंने आपा से पूछा भी था कि आपने लड़का देखा, कैसा है? वो बोली, बहुत अच्छा, दराज कद और खूबसूरत शक्ल सूरत का है। कहो तो तस्वीर मंगवा दूं, मगर मैंने मना कर दिया कि जब नसीब में यही है तो अब तस्वीर का किया देखना, पहली मंगी तो रास ना आई। अब जिससे भी शादी हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है। जब अम्मा अब्बा बहनों सभी ने देख लिया तो मैंने किया देखना। लड़के ने भी तो मुझको देखने की बात ना की थी, अपने घर वालों की पसंद पर भरोसा कर लिया था। जब चची ने मन्नी बरकरार ना रखी तो मेरे वालिदैन ने कहीं तो मेरी शादी करनी थी। शादी के दिन में बेहिस बैठी थी, दिल कहीं था दिमाग कहीं। जब वो कमरे में आया और उसने मेरा घूंघट उठाया तो मैं चौंक पड़ी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा था, ये तो वही आवारा था। इसने आते ही कहा, मुहतरमा तुम्हारी चप्पल खाने के बाद कसम खाई थी कि इस एहसान का बदला ज़रूर दूंगा जो चप्पल की मार से मुझ पर कर्ज हो गया था। इस कर्ज को उतारने के लिए तुम्हारी खोज लगाई और रिश्ता भेजा। ये खुशकिस्मती कि रिश्ता कबूल हुआ और मुझको आज आपका वो एहसान उतारने का मौका मिल गया है। सुहागरात तो खैर मैं तुम्हारी ख़राब ना करूँगा, अलबत्ता अगले दिन सोचूंगा कि जो औरत भरे बाजार में मुझे चप्पल मार सकती है उसके साथ आगे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए या नहीं। ये था मेरा जुर्म। बेनिश ने दोपट्टे के पल्लू से अपने आंसुओं को जज़्ब किया। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने इसे गले लगाया और बोली, काश बेनिश में तुम्हारा दुख दूर कर सकती, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। भाई शम्स भी तुम्हारी तलाक का सुनकर बहुत अफसरदा हैं। वो किसी दिन अब्बा जान के साथ ताया अब्बू और ताई जी के पास आएंगे। घर जाकर मैंने वालिदैन को तमाम सूरत हाल बताई। वालिदा तो खामोश रहीं, लेकिन अब्बा जान की आंखों में नमी तीर गई। बेनिश कोई गैर ना थी, उनके सगे भाई की बेटी थी जिसको वो अपनी औलाद की तरह चाहते थे। उनको बहुत दुख था। अगर अम्मी अपनी चालबाजी से इस रिश्ते को ख़त्म ना करती तो आज हमें बेनिश की तलाक का सदमा ना सहना पड़ता। इस वाक़ये के बाद मैंने नोट किया कि भाई जान बुझे और गुमसम रहने लगे हैं। मन्नी चूजने और बेनिश से शादी ना होने का दुख तो इन्होंने किसी तौर झेल लिया था, लेकिन अब तलाक का अफसोस उनको अंदर अंदर खाए जा रहा था। सच है, जो साथी प्यारा हो ख्वाह उसे इंसान हासिल कर सके या नहीं, लेकिन दिल में सच्चा प्यार हो तो अपने महबूब की जुदाई से ज़्यादा इस बात से इज़्तिराब रहता है कि मेरा महबूब गुजर गया है, फिर उसे अपनी खुशी भी खुशी नहीं लगती। भाई को भाभी के रूठ जाने का दुख था। हम भी चाहते थे कि जब शम्स भैया की शादी हो चुकी है और घर आबाद हो गया है तो आबाद ही रहना चाहे। अब इस घर को उजरना ना चाहिए। हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर हमारी भाभी हमारे साथ खुल मिलकर नहीं रहती और हमें अहमियत नहीं देती तो ना सही, ये दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करें, यही हमारे लिए बहुत है। अम्मी और अब्बा जान ने काफ़ी कोशिश की, कई बार बहू को मनाने भी गए। उनके वालिदैन ने कहा, हम तो आपसे नाराज़ नहीं और ना आपसे कोई गिला है, हमारी बेटी को राज़ी कर लें, उनको कुछ गिले शिकवे हैं। अम्मी ने कहा, आपकी बेटी ने घर का मुतालबा कर दिया था। हमने कहा कि हम किराए के घर में चले जाते हैं। हमारी बहू अलहदा रहना चाहती है, बेशक रहे। तब भी बहू ने इतराज़ किया, आप लोगों का घर मेरे रहने के लायक नहीं। मैं एक आलीशान बंगले से आई हूँ, तंग घर और इतने सारे लोगों में नहीं रह सकती। मेरे बेटे ने ये फरमाइश भी पूरी कर दी।
अब भी आपकी साहिबजादी खुश नहीं हैं तो बताइए क्या करें। भाभी बोली, मुझे आपके बेटे से शिकायत है कि वो मुझे वो सहूलियत फराहम नहीं करते जिनकी मैं आदी हूँ। बीवी को हर तरह का आराम पहुंचाना तो शौहर का फर्ज है। बेटी नताशा, जितनी इसकी तनख्वाह है वो उसे कदर आपको आराम पहुंचा सकता है। बंगले में रहने का किराया भी वो किस तरह अदा करता है, तभी दूसरी फरमाइशें पूरी नहीं हो पाती। मेरी कोई बहुत बड़ी फरमाइशें नहीं हैं आंटी। मैं हर माह ज़ेवरात के सेट खरीदने की तो उनसे फरमाइश नहीं करती। हर माह चंद अच्छे नए बरीनर के जूते, जोड़े परस वगैरह तो हर बीवी ही लेती है। मैं जिस सोसाइटी ही रहती हूँ, अगर उनकी तरह बन-ठन कर ना जाऊंगी तो मेरी इज्जत खाक रह जाएगी। अगर शम्स मेरी ये सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते थे तो क्यों की थी अपने से बड़े घराने में शादी। अपने जैसे लोगों में शादी करना चाहिए थी। इसकी मुजरिम में हूँ बेटी। मैंने उसके लिए दुल्हन ढूंढी और आप लोगों से रिश्ता नाता जोड़ा। आप अच्छे अखलाक वाले तालीम याफ्ता लोग थे। खबर ना थी कि आप हमको हकीर समझेंगे। तब तो आपके वालिदैन ने मेरे बेटे का रिश्ता पसंद कर लिया और हम कह दी थी कि वो ऑफिसर है, इंजीनियर है, इसका मुस्तकबिल रोशन है। अब क्यों हम आपके मेयार के नहीं रहे हैं। इंसान मेहनत करता है तो रफ्ता फ़ता तरक्की करके मुस्तकबिल बना लेता है। इसमें थोड़ा सा वक्त तो लगता है। ये रफ्ता रफ्ता वाला मामला आप रहने दें। जब अच्छा खाने पीने सजने सुनूरन सैरो तफरी से लुत्फानंदोज़ होने की उम्र हो तो इंसान के पहले कुछ ना हो, और जब तक मुस्तकबिल शानदार होगा तब तक ख्वाहिश ख़त्म हो जाएंगी, आरज़ुएं मर जाएंगी, हम अधेड़ उम्र हो जाएंगे तो ज़िंदगी का क्या लुत्फ़ बाकी रह जाता है। मुझे नहीं चाहिए ये कचरे की चाल जैसा शानदार मुस्तकबिल, मुझे बस तलाक चाहिए। नताशा भाभी के इस मुतालबे पर सभी अंगुश्त बदंधन रह गए। अम्मी की लालच का जवाब बहू की तरफ से भी लालच से मिला, गोया जैसा बोया वैसा काटा। नताशा को उसके माँ बाप ने भी समझाया क्योंकि शम्स भाई को वो अच्छा जानते थे और हम ऐसे भी गए गुजरे लोग ना थे। खुशहाल थे, मकान अपना था, कुछ ज़री ज़मीन थी। मेरे भाई तालीम याफ्ता और बरसर रोज़गार थे। ऑफिसर थे मगर छोटे ऑफिसर थे क्योंकि अभी इन्होंने अपने कैरियर की इब्तिदाई की थी। बहरहाल जब बात ना बनी तो मेरे वालिदैन अपना सा मुँह लेकर आ गए। इन्होंने शम्स को बता दिया कि बहू के वालिदैन तो ठीक सोच रखते हैं मगर नताशा की सोच नए ज़माने की है। वो कोई बात सुनना और समझना नहीं चाहती। अपनी ख्वाहिशात पल भर में पूरा कर लेना चाहती है। वो चाहती है कि तुम ये मकान और ज़री अराज़ी को फ़रोख्त करके उसके लिए शानदार गाड़ी और नया घर खरीद कर उसके नाम कर दो, तभी सुलह हो सकती है। अगर तुमको ये मंजूर है तो ठीक है, हम सड़क पर आ जाएंगे तो भी कोई बात नहीं। तुम बीवी के ख्वाब पूरे करके अपना घर आबाद कर लो। नहीं अब्बू, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। माँ बाप को किराए के घर में रखूं और उनके बुढ़ापे का ठिकाना उनके सर की छत से उनको महरूम कर दूं। ये घर मैंने तो नहीं बनाया, आपने अपनी मेहनत से बनाया था। किया इसलिए कि आप बहू की खुशनुदी की खातिर बुढ़ापे में सड़क पर आ जाएं। ऐसा नहीं होगा। मुझे नताशा की ये शर्तें मंजूर नहीं हैं। अगर मैं आज उसके ये ख्वाब पूरे कर दूंगा तो कल वो और ख्वाहिशें पूरी करने का तकाजा करेगी, क्योंकि ऐसे लोगों की ख्वाहिशों का कोई किनारा नहीं होता। उन लोगों के साथ उम्र भर रहना और उनको खुश करना आसान नहीं होता। अब तो हमारी अम्मा भी सकते में थीं कि अनजाने में कैसा गलत फैसला कर बैठी थीं। बस इस तरह ना चाहते हुए भी भाई जान ने नताशा को तलाक दे दी। वो जो कहते हैं कि अल्लाह ताला जोड़े आसमान पर बनाता है, वो बात सही है। अल्लाह ताला की तरफ से भाई और बेनिश का जोड़ा बना होगा, मगर इंसान की अपनी नादानी जहीज़ के लालच ने मेरी अम्मा से गलत फैसला करवा दिया। लड़की वालों ने सोचा कि लड़का इंजीनियर है और ऑफिसर है, ये ना सोचा कि हमारी लड़की किसी और तरह के तर्ज ज़िंदगी की आदी है, उन लोगों के तर्ज ज़िंदगी में ना मिल सकेगी। माँ बाप को ये भी सोचना चाहिए कि लड़की जिस घर जाए इस घर का माहौल उनके जैसा हो और हैसियत में बराबरी लाजिम है, ताकि ऊंच पीच बरतरी कमतरी का तस्वुर उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में हायल ना हो। जो होना था सौ होकर रहा। इसके बाद वालिद साहब ताया अब्बू के घर गए, बड़े भाई से माफ़ी मांगी और एक बार फिर हमारी अम्मू ने ताई के आगे झोली फैलाकर बेनिश का रिश्ता शम्स भाई के लिए मांगा। अम्मू को सबक तो मिल गया था, लिहाजा अब बेटे की खुशी को मद्देनज़र रखकर इन्होंने भी मिन्नत वाओ समाजिद से काम लिया। सभी जानते थे कि बेनिश से अच्छी लड़की हमें नहीं मिल सकती। हमारी भाभी बनना बेनिश के मुकद्दर में था, लिहाजा वो दुल्हन बनकर आ गईं। लेकिन मुतल्लका होने के बाद हम सब फिर भी खुश थे कि हमारे घर की खुशियाँ लौट आई थीं और हमारे घर को हीरे जैसी अच्छी बहू भी मिल गई थी। बेनिश में ऐसी खूबियाँ हैं कि खुदा ऐसी भाभी हर किसी को दे।